नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, दिशा राज में आपका स्वागत है। हम कक्षा 9 में विज्ञान विषय में रसायन विज्ञान का जो चैप्टर है हमारे परमाणु की संरचना, इसको हमने थोड़ा बहुत समझ लिया था। इसमें हमने परमाणु किस प्रकार से बनता है, इसमें कौन से अवपरमाणविक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स कहाँ स्थित होते हैं, इन सब का हमने अध्ययन कर लिया था। हमने साथ में जे जे थॉम्सन के बारे में जाना था। एक छोटा सा ट्रिक पढ़ा था, ईंट पगो नाचे। इलेक्ट्रॉन की खोज करता टॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का चैडविक। 1886, 1897, 1932 हमने याद किया था। हमने जे जे टॉमसन का प्लम पुडिंग का मॉडल भी पढ़ा था और मिठाई भी खाई थी। मिठाई कैसी? जैसे अपन वो लड्डू खाते हैं जिसमें लाल दाने होते हैं। पूरा लड्डू तो धन गोला है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन बिखरे हैं वो लाल दाने हैं। हमने तरबूज भी खाया था, तरबूज मॉडल उसी को नाम दिया था कि वो काले रंग के बीज हैं, वो प्रोटॉन का काम, इलेक्ट्रॉन का काम करते हैं, और पूरा लाल रंग का तरबूज है वो धनावेशित गोले की तरह है। जहां तक टॉमसन कल्पना कर सकता उसने कल्पना की, लेकिन टॉमसन जो है, जब रदरफोर्ड के शिष्यों ने या रदरफोर्ड ने मिलकर प्रयोग किया, ग्रीगर, मॉर्सडेन और रदरफोर्ड ने, तब उन्होंने उसी परमाणु की पतली पन्नी में से अल्फा कणों को गुजारा। तो अगर परमाणु एक खोखला धनावेशित गोला होता तो वो कण जो हैं वो बार बार जब नए बिल्कुल सीधे जाते हैं 180 डिग्री पे तो वापस नहीं लौटते। इस तरह के कुछ प्रयोग देखने को मिले। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल है या रदरफोर्ड की जो खोज है वो आने के बाद जे जे टॉमसन मॉडल कई प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाया, यानी वो मॉडल असफल साबित हुआ। और उसके बाद में रदरफोर्ड और उसके शिष्यों ने रदरफोर्ड का मॉडल प्रस्तुत किया। अगर हम परमाणु की संरचना की बात करें तो एक दिन में, एक साल के अंदर परमाणु की संरचना नहीं दी गई। ये स्ट्रक्चर जो आज हम देख पाते हैं, ये कई वैज्ञानिकों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। कई इसमें सफल हुए और कई पूरा जीवन लगाने के बाद भी सफल नहीं हुए। जिन्होंने कुछ नया और तथ्यात्मक जानकारी रखी, इसी को तुम विज्ञान कहते हैं बच्चों। प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन प्रयोगों से पृष्ठ वर्गीकृत ज्ञान ही क्या है? विज्ञान है। तो जो कसौटी सवालों पे, तथ्यों पे खरा उतर पाया, उसका मॉडल तो हमने अपनाया और पढ़ते पढ़ाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे साइलेंट फीचर्स या साइलेंट लोग भी रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन भी दे दिया साइंस को। तो आइए आज हम क्लास शुरू करते हैं परमाणु की संरचना से। और इसमें हम देखेंगे, हमने पिछली क्लास के अंदर देख लिया था, परमाणु मॉडल देख लिया था। आज हम नाभिक की खोज कैसे हुई उसको देखने वाले हैं। तो नाभिक की खोज के पीछे हमने बात करी कि परमाणु में, हमने संरचना की जब परमाणु की बात करी तो परमाणु का बाहर एक खोखला गोला और मध्य में नाभिक की हम आज बात करते हैं। लेकिन उस समय में, जो तात्कालिक स्थिति की बात कर रहा हूं, तो उस समय में परमाणु एक धनावेशित गोला है, चारों तरफ पूरा क्या है? धनावेशित है, और अंदर इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए हैं। ये टॉमसन का मॉडल था, जे जे टॉमसन का मॉडल था। और बाद में रदरफोर्ड ने किसकी खोज कर दी? नाभिक की खोज कर दी। ये रदरफोर्ड का मॉडल है। बाद में इसमें भी संशोधन हुए। तो ये दोनों में हम डायग्राम में अंतर देख पा रहे हैं कि टॉमसन क्या बता रहा था और रदरफोर्ड की खोज के बाद क्या हुआ। अगर बच्चों रदरफोर्ड की बात की जाए तो रदरफोर्ड जो है उसका, वो और उसके शिष्य थे जिनका नाम था ग्रीगर और मॉर्सडेन। रदरफोर्ड, रदरफोर्ड व उसके शिष्य, क्या नाम था उनका? ग्रीगर व मार्सडेन। इनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान था नाभिक की खोज में। इससे पहले हमने पढ़ा कि गोल्डस्टाइन ने, इसकी बात करी, गोल्डस्टाइन ने
किसकी खोज की? प्रोटॉन की। यानी इसने बता तो दिया कि परमाणु में धनावेशित कण है, और टॉमसन ने बताया कि ये खोखले गोला है, धनावेशित कण खोखले गोले में फैले हैं। लेकिन रदरफोर्ड ने स्पेसिफिकली एक मॉडल प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड ने ऐसे ही एक दिन में खोज नहीं की, उन्होंने पूरा जीवन लगाया बच्चों। अगर मैं बात करूं रदरफोर्ड की, तो 30 अगस्त, आपकी बुक में दिया हुआ भी है, 30 अगस्त 1871 के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है स्प्रिंग ग्रोव। स्प्रिंग ग्रोव में इनका जन्म हुआ। इन्होंने नाभिक की खोज की, सबसे महत्वपूर्ण, किसकी खोज की? नाभिक की खोज की। ये हम किन की बात कर रहे हैं बच्चों? हम बात कर रहे हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड की। किसकी बात कर रहे हैं? अर्नेस्ट रदरफोर्ड की, नाभिक की खोज की। इसलिए इन्हें नाभिकीय भौतिकी का पिता भी कहते हैं। नाभिकीय भौतिकी का पिता भी कहते हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। और इन्होंने जब ये खोज की, तो इस खोज के लिए इनको 1908 के अंदर नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1908 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनकी बात करें रदरफोर्ड की, इन्होंने अपने शिष्यों, जिनका नाम था ग्रीगर मार्सडेन के साथ मिलकर खोज की, किसकी? नाभिक की। अगर हम बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। इन्होंने जो प्रयोग किया उसमें इन्होंने एक स्वर्ण सोने की पतली बारीक पन्नी ली, बिल्कुल पतली पन्नी ली, और इस पर अल्फा कणों की क्या कराई? बौछार कराई। कौन से कण गिराए? अल्फा कण गिराए। ये अल्फा कण कुछ सीधे निकल गए, कुछ परिवर्तित हो गए, लेकिन लगभग 20,000 कणों में से, देखो ये कौन से कण हैं? अल्फा कण हैं, जो क्या होते हैं? हीलियम के नाभिक होते हैं। इसके नाभिक होते हैं हीलियम के। ये क्या ली उसने? स्वर्ण पन्नी ली, और ये बहुत पतली थी। यानी इसका मैं बात करूं, 10⁻⁻7 नैनोमीटर, यानी 100 नैनोमीटर हम कह सकते, 10⁻⁻7 मीटर, 10⁻⁻7 मीटर, जिसे हम 100 नैनोमीटर का बोल सकते हैं। इतनी पतली पन्नी ली और उस पर हीलियम के नाभिक गिराए। अनुमान इन्होंने ये लगाया कि वो हीलियम जो नाभिक है, अल्फा के जो कण हैं, वो इस पतली पन्नी से होकर निकल जाएंगे, क्योंकि परमाणु जो है वो खोखला गोला है। क्योंकि अगर हम बात करें खोखला गोला है, तो ये जो कण हैं वो सीधे निकल जाने चाहिए, लेकिन कुछ कण मुड़ के निकल गए, कुछ कण सीधे निकल गए, लेकिन 20,000 कणों में से एक कण वापस टकरा के लौट आया। और जब इस प्रयोग का ये निष्कर्ष शिष्यों ने, क्रीगर और मार्सडेन ने, किसको बताया? रदरफोर्ड को बताया कि हमने आज ये घटना देखी। क्योंकि ऐसा हर कण के साथ नहीं होता। लगभग 20,000, 12,000 से 20,000 कणों के बीच में से एक कोई भी कण, क्योंकि नाभिक है बहुत छोटा है परमाणु की तुलना में, हम कह सकते हैं एक फुटबॉल का मैदान है पूरा, और उसमें रखी हुई एक फुटबॉल है। तो जो फुटबॉल का पूरा मैदान है, उसको हम परमाणु के रूप में अगर कल्पना करें, तो उस इतने बड़े मैदान में छोटी सी फुटबॉल है, उतना नाभिक है। तो कोई कोई सा ही कण होगा जो सीधा जाएगा और नाभिक पे टकराएगा और वापस लौटेगा।
तो ये घटना रदरफोर्ड के शब्दों में उसके लिए इतनी आश्चर्यजनक थी कि तोप का गोला छोड़ा जाए और वो एक कागज से टकराए और वापस लौट आए। अगर मैं जनरल भाषा में आपको समझाऊं, इतनी आश्चर्यजनक घटना उनके लिए थी। तो इन्होंने अनुमान लगाया कि परमाणु के अंदर खोखला गोला तो है परमाणु, लेकिन इसके नाभिक में, अरे सेंटर में भी कुछ कोई बैठा है, कोई कण है सेंटर में, कुछ ना परमाणु में स्थित है, जिसके कारण कण जो है वो टकरा कर क्या आ रहा है, वापस आ रहा है। और ये जो हिस्सा है सेंटर में, ये बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटा है। ये जो फाइंडिंग्स है ये रदरफोर्ड ने प्राप्त करी। इस तरह नाभिक की, परमाणु के नाभिक की खोज हुई। परमाणु केंद्रक की खोज रदरफोर्ड ने की। उन्हें तेज गति से चल रहे अल्फा कण और सोने की पतली पन्नी पर टकराया, हमने भी बात करी, जिसके परिणामों से पता लगा कि अधिकांश भाग जो है परमाणु का वो खाली है, और अल्फा कण जहां से बिना टकराए निकल गए वहां सीधे निकल गए, और कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा छोटे कणों से विक्षेपित हुए। दरअसल वह परमाणु का नाभिक था जहां से वो कण विक्षेपित हुए। रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किया उसके परिणाम में कुछ कण सीधे निकल गए सोने की पन्नी से, कुछ कण विक्षेपित हो गए, और लगभग 12,000 से 20,000 कणों में हमने बात की एक कण वापस लौटकर आ गया। नाभिक के सेंटर में जो कण गया, जो नाभिक पे गया, वो वापस लौटकर आ गया। कुछ कण क्या हो गए, विक्षेपित हो गए, कुछ कण जो हैं वो सीधे निकल गए। लेकिन जो नाभिक पर कण गया वो टकराकर क्या हुआ, वापस लौट आया, और इसी से नाभिक की खोज हुई। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के लक्षण क्या थे? तो उसने कहा केंद्र जो है वो धनावेशित होता है, इसे नाभिक कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार बहुत कम होता है, मैंने बात करी, फुटबॉल का मैदान है पूरा, और उसमें एक फुटबॉल रखी हुई है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत बड़ा प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। अब उसका मॉडल क्या था, परमाणु मॉडल जो उसने फाइंडिंग्स के बाद अपना सिद्धांत दिया, उसके अनुसार परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग क्या है, खाली है। क्योंकि अधिकतर अल्फा कण जो हैं, हमने बात करी, नाभिक से बिना विक्षेपित हुए क्या निकल गए, सीधे निकल गए। यानी परमाणु का जो मेन भाग है ये खोखला गोला है। बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु धनावेशित भाग बहुत कम है। ठीक है, यह धनावेशित भाग परमाणु का नाभिक है। जहां से कण विक्षेपित होते हैं वो हिस्सा क्या है, नाभिक है, सेंटर है इसका। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है, बाकी परमाणु खोखला गोला है, बाकी का द्रव्यमान क्या है, नगण्य है। नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में काफी कम है, हमने बात करी थी, फुटबॉल का मैदान और फुटबॉल की तुलना हमने करी थी। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये कुछ फाइंडिंग्स रदरफोर्ड ने दी। अब इसमें कमियां क्या है भाई? कभी किसी भूखे को रखवाली करने दे, यहां लड्डू रख दूं मैं एक टेबल पे क्लासरूम में, और आपको भूख लगी हुई और कहेगा इसके चक्कर लगाना है, ध्यान रखना है, और इसको खाना नहीं है। हो सकता है कुछ समय नहीं खाएं, भूख बर्दाश्त करें, ईमानदारी बरतें, लेकिन जब लड्डू सामने तो खाएगा क्यों नहीं? तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कहा धनावेश नाभिक के अंदर है, और इलेक्ट्रॉन यदि बाहर चक्कर लगा रहे हैं, समझे इस बात को, कि धनावेशित कण यदि ये परमाणु की अगर हम बात करें, परमाणु की यदि हम बात करें तो ये परमाणु की यदि हम बात करें तो ये धनावेश इसके बीच में है, और यहां पर कौन सा आवेश है, यहां पर बच्चा ऋणावेश है। तो प्रकृति में ऋणावेश जो है वो धनावेश को क्या करता है, आकर्षित करता है। तो इसको चक्कर लगाने की जगह ये धनावेश की तरफ आकर्षित हो जाना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन को किसमें आ जाना चाहिए, नाभिक के अंदर मिल जाना चाहिए। तो ये ऐसा क्यों नहीं करता, ये चक्कर है लगाता क्यों रहता है? और अगर ये चक्कर लगाता है
तो इसको यहां ऊर्जा कहां से मिलती है भाई? अपने उस लड्डू की रुखाड़ी करते रहेंगे तो हमें भी तो भूख लगेगी। उसकी ऊर्जा का ह्रास क्यों नहीं होता? एक हमने बात की धनावेश की दो प्रमुख कमियां थी, या हम कह ले प्रोटॉन नाभिक। ऋणावेश आकर्षित क्यों नहीं होते? कुछ ये प्रश्न हुए और इनका जवाब रदरफोर्ड मॉडल नहीं दे पाया कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो चक्कर लगाते समय उसको ऊर्जा कहां से मिलती है, उसकी ऊर्जा का ह्रास, उसमें कमी क्यों नहीं आती। दूसरा, ये धनावेश और ऋणावेश जो है, हम बात करते हैं कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण और असमान आवेशों में आकर्षण होता था, ऐसा क्यों नहीं होता? इनका जवाब देने में सक्षम नहीं रहा। इनका जवाब दियो बच्चों नील्स बोहर ने। किसने दिया? नील्स बोहर ने। नील्स बोहर जिनका जन्म कोपेनहेगन में हुआ, और कब हुआ? 7 अक्टूबर 1885 को। इसकी बात कर रहे हैं हम, नील्स बोर की। कुछ बुक्स में बोहर लिखा हुआ है, कुछ में बोर लिखा हुआ है, यहाँ एच साइलेंट रहता है। नील्स बोहर, तो इनका जन्म हुआ 7 अक्टूबर 1885 और कोपनहेगन में। कोपनहेगन में नील्स बोहर का जन्म हुआ। बच्चों, इन्होंने हाइड्रोजन धातु पर, हाइड्रोजन पर आधारित अपना परमाणु मॉडल दिया, जिसने रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को दूर कर दिया। इन्होंने परमाणु में टक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन के बारे में वह उसकी ऊर्जा का ह्रास नहीं होता के बारे में बताया, और इन्हें अपने मॉडल के लिए 1922 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन्होंने कुछ प्रमुख पुस्तकें लिखी, जिनमें द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन शामिल है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पुस्तक जिसका नाम एटॉमिक थ्योरी है, एटॉमिक थ्योरी है, वो भी इनके द्वारा लिखी गई। एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, यह भी नील्स बोहर के द्वारा लिखी गई। इन्होंने बच्चों बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन जब तक नया पेज ले लेते हैं अपन, ये नाभिक है, ये परमाणु है और ये नाभिक है इसका। इलेक्ट्रॉन एक निश्चित स्थान पर चक्कर लगाता है, और जब तक, अब ये
इलेक्ट्रॉन इस स्थान पे चक्कर लगाएगा, इस स्थान पे चक्कर लगाएगा। जब तक ये इस कक्षा में चक्कर लगाता है तब तक ये न तो ऊर्जा ग्रहण करेगा न ऊर्जा का त्याग करेगा, न तो ऊर्जा ग्रहण करेगा न ऊर्जा का त्याग करेगा। जब तक ये अपने ऊर्जा स्तर में एक निश्चित स्थान पर चक्कर लगाता है, निश्चित कक्षा में वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाता है, तब तक न तो ऊर्जा ग्रहण करेगा न ऊर्जा त्याग करेगा, और इसको न ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो इसकी ऊर्जा का ह्रास भी नहीं होगा। ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा। अगर ये उच्चतम ऊर्जा स्तर में जाता है, उच्चतम कक्षा में जाता है, तो इसको ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और अगर उच्चतम से निम्नतम में आता है तो ये ऊर्जा त्याग करेगा। लेकिन परमाणु में इलेक्ट्रॉन अपनी एक निश्चित पथ पर गति करता है। उस पथ पर जब तक गति करता है न तो वह ऊर्जा ग्रहण करता है न ऊर्जा का त्याग करता है। और जिस पथ पे ये वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है उसको इसने नाम दिया ऊर्जा स्तर। इसी को कहा उसने कक्षा। और इन कक्षाओं को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से नाम दिया KL, एक और बना दे तो M, फिर बना दे तो N। इन्हें उसने क्या नाम दिया? ऊर्जा स्तर नाम दिया। क्या नाम दिया बच्चों? ऊर्जा स्तर। और इन्हें प्रतीक के रूप में KLMN कहा। और एक सूत्र दिया 2n स्क्वायर। ये सूत्र है ऊर्जा स्तर में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसका सूत्र है। जैसे मैं बात करूं K, पहला है n का मान, तो 2n स्क्वायर, 2 गुणा 1 का स्क्वायर, 2 एकम 2। अगर मैं L के लिए निकालूं, ये नाभिक है, ये पहला वाला K है, ये दूसरा वाला L है, ये तीसरा जो ऊर्जा स्तर है इसको M नाम दिया। इसी तरह चौथा N होगा, OPQ, RSTUV। अंग्रेजी की ABCD K से चालू कर लो। तो दूसरा जो है उसमें भी वही सूत्र लगेगा 2n स्क्वायर, 2 गुणा 2 का स्क्वायर, तो दूनी 4 दूनी 8। इसी तरह M में 3, 2n स्क्वायर, 3 गुणा 3 का, 2 गुणा 3 का स्क्वायर, 9 दूनी 18। इसी तरह KLMNO, ठीक है, KLMNN रह गया ना। इसी तरह 4 है, 2n स्क्वायर, 2 गुणा 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 16 दूनी 32। यानी अगर ये नाभिक बनाया मैंने, एक ही ऊर्जा स्तर है, तो इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, क्योंकि इसमें केवल K है। अगर मैं बात करूं यहां 2 है तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? तो 8, क्योंकि इसमें K के साथ L भी हैं, तो यहां अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 8। इस तरह इसने परमाणु के ऊर्जा स्तर के बारे में व्याख्या की। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिसे हम कक्षा कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा स्तर कहते हैं। और इन्हें नाम दिया KLMN। इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में चक्कर लगाते तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता, न ऊर्जा त्यागी जाती है न ऊर्जा ग्रहण की जाती है। ऊर्जा स्तर की बात करें, हमने समझ लिया है KLMN। K जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, N के लिए, L के लिए 8, M के लिए 18, N के लिए 32। हमने डायग्राम बना लिया है। परमाणु के निकटतम वाले को K, L, M, N, इस तरह से हमने ABCD में नाम दिया है, OPQ। ऊर्जा स्तर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने के लिए निश्चित कक्षाएं होती है, इन्हें शेल भी कहते हैं। उन्हीं कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहा जाता है, और इन्हीं से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निर्धारित होता है, जो परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना है। अगर हम बात करें K में अधिकतम 2, 8, 18, 32, इस तरह इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिए हैं। 2n स्क्वायर से सूत्र से निकाला है। N का मतलब नाभिक के जो बिल्कुल पास है उसके लिए n बराबर 1 है,
जो दूर है इसके लिए n बराबर 2 है। तो इस तरह हमने n का मान निकाला है। संयोजकता किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाएगी। जैसे मैं बात करूं अगर लिथियम की, इसकी बात करें अपन लिथियम की, तो ये नाभिक है, ये पहला कोष है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 से ज्यादा आ नहीं सकेंगे। बाहर वाले में कितना है? 1। बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितना है? बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता कितनी हुई? 1 हुई। अब इसमें 3 ही क्यों भरे? क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 3 है। तो हमें पहले कुछ तत्वों के हम सारणी देखेंगे, उसमें परमाणु क्रमांक देखने होंगे। अगर हम बात करें बच्चों ऑक्सीजन की, ये हम बात कर लेते हैं सोडियम की। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना? 11। नाभिक, नाभिक के बाहर इसमें पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, दूसरे में 8, और तीसरे में 1। तो अब बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितना? 1। तो इसकी संयोजकता भी कितनी होगी? 1 होगी। अगर मैं यहाँ सोडियम की जगह मैग्नीशियम की बात करूं, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना? 12। पहले में कितने आ गए? 2, दूसरे में कितने आ गए? 8, तीसरे में कितने बचेंगे? 2। तो बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो इसकी संयोजकता कितनी? 2। इस तरह से हम अगर इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरें तो हम संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन। ये एक टेबल है आपकी बुक के अंदर दी हुई है। इसमें KLMN में ये ध्यान रखना, हमें परमाणु क्रमांक 1 है तो वो इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा? K में चला जाएगा और वैलेंसी होगी 1। अगर मैं बात करूं हीलियम की परमाणु क्रमांक 2 है तो दोनों इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे? K में, क्योंकि K में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2। फिर बचे हुए किस में जाते हैं? L में, कितने? 8। तो बच्चों हीलियम में 2 है और दोनों ही चले गए, और 2 ही होने चाहिए, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 0 हो गई। इसी तरह लिथियम की बात करें तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, K में 2 और L में 1। बाह्यतम कोष L में 1, तो संयोजकता कितनी हुई इसकी? 1। इसी तरह अगर बेरिलियम की बात करूं तो बेरिलियम परमाणु क्रमांक 4, पहले में 2, दूसरे में 2, तो परमाणु क्रमांक संयोजकता कितनी हो गई? 2। ये हमने डायग्राम से भी देख लिया है, आप बुक में टेबल भी देखें, समझने का इसको प्रयास करें। 11th क्लास में 12th में जिन बच्चों को विज्ञान लेनी है उनके लिए तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन रसायन विज्ञान के हिसाब से वैलेंसी आपको ध्यान में रहनी चाहिए। अगर मैं यहाँ बात करूं कार्बन की, ये भी इंपॉर्टेंट है। परमाणु क्रमांक कितना है बच्चा? 6 है। तो 6 में से पहले कोष में मैंने कहा K में ऊपर ही लिख दिया, अधिकतम कितने आ सकते हैं? अरे भाई एक कमरा मान लो, इस कमरे में कितने लोग रह सकते हैं? तो यहाँ कितने लोग रह सकते हैं? तो 2। तो कितने बच गए? अब 4 बच गए, तो संयोजकता कितनी हो गई? 4 हो गई। तो इस तरह बाहरतम कोष जो होता है उसके इलेक्ट्रॉन दिए या लिए जा सकते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन दिए और लिए जा रहे हैं वही उसकी क्या है? संयोजकता होती है। कोई भी परमाणु ऐसा काम करता क्यों है या ऐसा क्यों करता है? तो कोई परमाणु स्थायी होने के लिए, स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए, स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन त्यागता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है या जितने ग्रहण करता है वही उसकी संयोजकता होती है। यदि इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो संयोजकता धनात्मक है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो संयोजकता ऋणात्मक है। तो बच्चों आज इस क्लास में हमने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देखा, रदरफोर्ड का प्रयोग देखा,
रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या कमियां हैं वो देखा, नील्स बोहर का परमाणु मॉडल देखा। नील्स बोहर के परमाणु मॉडल के अंदर हमने बात की कि ये सिर्फ नील्स बोहर का परमाणु मॉडल जो है सामान्यतः हाइड्रोजन पे लागू होता है। हम अगर उच्चतर इलेक्ट्रॉन वाले प्रोटॉन वाले तत्वों की बात करें तो उस पे इसके जो सिद्धांत है वो लागू नहीं होते। फिर भी काफी हद तक ये काफी प्रश्नों का जवाब दे पाया, परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का व्याख्या कर पाया। तो नील्स बोहर का जो परमाणु मॉडल है वो काफी हम तक हम सफल मानते हैं। हालांकि इसमें भी कई वैज्ञानिकों ने, आप हायर क्लासेस में जाओगे तो पढ़ोगे, काफी वैज्ञानिकों ने इसमें कई सुधार किए। और विज्ञान वैसे भी सीखने का नाम है, नॉलेज का नाम है। आप भी ये नॉलेज ग्रहण करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और अपना भविष्य बनाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।